नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं आर पार। आज बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा दिन है। बिहार की राजनीति में एक कहावत भी बड़ी मशहूर है, जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में रहेगा लालू। यानी लालू के बिना बिहार की राजनीति की कल्पना करना बेहद कठिन है। ठीक उसी तरह बिहार की कुर्सी की कल्पना करना नीतीश कुमार के बिना असंभव हो गया है। गठबंधन कोई भी हो, सत्ता में नीतीश ही रहते हैं, सरकार में नीतीश ही रहते हैं। आज उन्होंने 8वीं बार सीएम पद की शपथ ली, लेकिन इस बार कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार पटना छोड़कर दिल्ली पहुंचेंगे। सूत्र यही दावा कर रहे थे। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार 2024 में महागठबंधन का चेहरा हो सकते हैं। नीतीश कुमार ने आज शपथ लेते ही और लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए बिना 2014 वाले क्या 2024 में आएंगे, ये कहा। साथ ही नीतीश कुमार ने पूरे विपक्ष से एकजुट होने की बड़ी अपील की। कल आर पार में मैंने सबसे पहले आपको ये बड़ी खबर दी थी, ब्रेकिंग न्यूज दी थी, जिस पर आज मोहर लगती हुई दिख रही है। उधर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि असली गठबंधन महागठबंधन ही है जी। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार को लोगों ने इतनी बार पीएम मटेरियल कह दिया है कि उन्हें अब इसके सपने आने लगे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं? क्या पूरा विपक्ष उनके नाम पर एकजुट हो पाएगा, या फिर 2019 की तरह सब अपने अपने रास्ते पे चल देंगे? आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। बिहार में सरकार सेट, 2024 टारगेट, और कौन इससे बेहतर होगा, इस पर बात करने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा और रविशंकर प्रसाद आज हमारे साथ दोनों लाइव जुड़ेंगे। बिहार के जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ है। बहुत बिहार के जनता के हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामना भी देते हैं। और इसी के साथ नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि चर्चाएं काफी गर्म हैं कि नीतीश कुमार अब दिल्ली का रुख करना चाहते हैं। कल आर पार में सबसे पहले हमने देश को ये खबर बताई थी, जिस पर अब मुहर लगती दिख रही है। आगे भी जरूर हम चाहेंगे कि सब लोग मिल करके अब पूरा का पूरा मजबूत हो और सब लोग आगे का सब कुछ करें। 14 में मिला, अब 24 है ना, फिर तो इसलिए सब लोग एकजुट हो जाए। 14 नहीं करे, 14 वाले को 24 के आगे कुछ कामयाबी होगी। बिहार में वो कर दिखाया जो देश को करना है और एक दिशा दिखाई है। राहुल गांधी खुद कभी नहीं कहे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए राहुल गांधी तरस रहे हैं। बाद में तय हो गया ना। राहुल गांधी देखिए तय होगा। राहुल गांधी का अगर काबिलियत रहे तो राहुल गांधी होंगे, अगर नीतीश कुमार की काबिलियत रहे नीतीश कुमार होंगे। ये लोगों ने पीएम मटेरियल तो रात दिन पीएम मटेरियल सुनते सुनते सोते जगते पीएम मटेरियल उन्होंने पीएम बनने का ख्वाब देखा। हालांकि नीतीश कुमार के नाम पर क्या राहुल गांधी दावेदारी छोड़ देंगे? क्या ममता बनर्जी पीछे हट जाएंगी? और क्या अरविंद केजरीवाल उनका स्वागत करेंगे? इस पर पक्के तौर से कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तो बहुत समय है। देश की राजनीति में अभी बहुत उथल पुथल होनी है। इंतजार कीजिए, अभी गुजरात और हिमाचल का चुनाव है और उसके परिणाम बहुत कुछ कहेंगे। सबसे बड़ा दल कांग्रेस, उसके नेतृत्व में उसके साथ सबको इकट्ठा होना चाहिए। सत्ता में लौटते ही तेज प्रताप की दबंगई भी देखने को मिली। शपथ ग्रहण से पहले जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने देखिए कैसा बर्ताव किया। विपक्ष इससे पहले भी मोदी के खिलाफ महागठबंधन बनाकर लड़ने की कोशिश कर चुका है, लेकिन चुनाव आते आते सबके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। क्या इस बार नीतीश बाबू महागठबंधन का झंडा बुलंद कर पाएंगे? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। महागठबंधन के इतिहास का विश्लेषण मैं आपको बताऊंगा। ज्यादा पीछे नहीं जाता, साल 2017 से शुरू करता हूं। यूपी विधानसभा चुनाव
कांग्रेस एसपी में गठबंधन। प्लान यह था कि मोदी को हराएंगे, लेकिन नतीजा यह आया, मोदी के चेहरे पर बम्पर वोट मिले, बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई। 2018 याद करिए, कुमारस्वामी की शपथ, बेंगलुरु के मंच पर तमाम पार्टियों के बड़े नेता हाथ में हाथ डालकर एक साथ खड़े थे, लेकिन 2019 के चुनाव में नतीजा कुछ और ही निकल के आया। नरेंद्र मोदी की बम्पर जीत हुई। 2019 कोलकाता में ममता का मंच, 13 पार्टियों के नेता पहुंचे, कांग्रेस भी पहुंची। नतीजा चुनाव से पहले सब बिखर गए, गठबंधन ही नहीं हुआ। 2019 केवल यूपी में महागठबंधन हुआ, सोचिए आप। लेकिन प्लान यह था कि जिसमें एसपी, बीएसपी और आरएलडी एकजुट हो गए, यह प्लान था, और था कि क्लीन स्वीप होगी, 80 में से 75 सीटें होंगी, लेकिन 80 में से 65 सीटें बीजेपी को मिली, जिसमें 2 और बढ़ गई, अब 67 हो गई हैं। वोट मोदी के चेहरे पे मिल गया। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन हुआ, लेकिन जीत एनडीए को मिली। लेकिन अब इसमें पलटी मार ली है नीतीश कुमार ने। लेकिन अब तो बड़ा सवाल है, द बिग क्वेश्चन अराइजेस, जो बड़ा सवाल आज खड़ा होता है वो ये होता है, 2024 में ममता, राहुल, केजरीवाल अपनी महत्वाकांक्षा क्या छोड़ पाएंगे और नीतीश के पीछे लामबंद हो जाएंगे? क्या नीतीश कुमार के पीछे लामबंद होंगे? मैं दोबारा सवाल पूछ रहा हूं, ये 2024 में ममता, राहुल, केजरीवाल अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ पाएंगे और क्या नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा बन पाएंगे? यह एक बड़ा सवाल बन के खड़ा होता है। क्या नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के आगे चेहरा बन पाएंगे? और क्या यह चुनाव 2024 का एक बार फिर उसी दिशा में जा रहा है जहां पर मोदी के बनाम सब खड़े हो जाएंगे, सब एक साथ हो जाएंगे? क्योंकि संजय सिंह ने भी बोला कि कुछ बड़ा होगा हिमाचल और गुजरात चुनाव के बाद। क्या अब इस खेमे में केजरीवाल भी शामिल हो जाएंगे? सब मिलकर क्या नरेंद्र मोदी को 2024 का चुनाव हरा देंगे? यह महत्वपूर्ण पॉइंट होगा। मेरे साथ बात करने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा इस समय जुड़ रहे हैं। मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं, एक्सक्लूसिव है, उनका रुख करूंगा मैं कुछ देर में। लेकिन मेरे साथ बाकी मेहमान हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं। अखिलेश प्रताप सिंह इस समय जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सम्राट चौधरी हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री बिहार सरकार के। मेरे साथ इस चर्चा में डॉक्टर अजय आलोक हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। माधवानंद है, प्रवक्ता जेडीयू के। मैं 40-40 सेकंड का वक्त आप सबको देता हूं अपनी बात को रखने के लिए। आज का विषय है, क्या बिहार में सरकार सेट हो गई और 2024 का टारगेट अब अगला बनना है? मैं शुरुआत अखिलेश जी आपसे करता हूं, 40 सेकंड आपके। क्या अगला टारगेट अब केंद्र है? जैसा नीतीश कुमार ने बोला है, क्या 2014 वाले 24 में आ पाएंगे? निश्चित रूप से देश में जो अभी सरकार है एनडीए की, ये नेशनल डिजास्टर अलायंस है, ये राष्ट्रीय आपदा है। ये सरकार जब से दिल्ली की ये सरकार आई है, उसने देश को हर क्षेत्र में नुकसानी पहुंचाया है, चाहे रोजी हो, रोजगार हो, कारोबार हो, व्यापार हो, नौकरी हो, बेरोजगारी हो, हमारे संप्रभुता हो, एकता हो, अखंडता हो, सब क्षेत्र में इसने। और इसका आभास हर बीजेपी के राजनीतिक दल को हो चुका है, देश की जनता को हो गया है। क्योंकि जब तक इस सरकार को, इवन बीजेपी में भी तमाम नेताओं को हो चुका है कि मोदी जी, बीजेपी के अटल जी के बाद की जो बीजेपी है, जो आज की मोदी जी की बीजेपी है, वो देश को हर क्षेत्र में बर्बाद कर रही है। आपके लगभग 7 सेकंड हो गए, मैंने 40 सेकंड का वक्त दिया था, मैं आपको 10 सेकंड और दे रहा हूं। क्या आपको भी नीतीश कुमार कबूल है बतौर पीएम मटेरियल? जितने क्षेत्र राहुल गांधी के साथ साथ जितने क्षेत्रीय दल के नेता हैं, पीएम तो एक वो हो सकता है सब ना? के सब और इवन बीच में सुन लीजिए, इवन बीजेपी में भी तमाम नेता। ओके, अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, ओके जी, डॉक्टर अजय आलोक 30 सेकंड में जवाब। डॉक्टर अजय आलोक 30 सेकंड में जवाब। सब साथ आएंगे, मोदी हार जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि 2024 आने में तो पहले बहुत देर है, तब तक सब साथ रह पाएंगे? ये सबसे भी बड़ा सवाल है ना। बिहार में हमने देखा कि 2015 की सरकार 17 में खत्म हो गई, 20 महीने की सरकार थी। तो अभी जो खिचड़ी कोalition हर जगह चल रहा है, पहले 2024 तक टिकें साथ में तो सही। हम तो चाहते हैं, मेरी दिली इच्छा है कि टिकें, बिल्कुल टिकें जी, ताकि बिहार की जनता देखे। जी, मैं रुक कर सकता हूं। शत्रुघ्न सिन्हा मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस समय लाइव और एक्सक्लूसिव बात करने के लिए। शत्रुघ्न जी, अभिनंदन है आपका न्यूज 18 आर पार में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कैसे हो अमित? आप अच्छे हो? मैं ठीक हूं शत्रु जी। और सवाल तो मेरा पहला आपसे यही है कि ये बिहार में खेला हुआ है
या फिर बिहार में राजनीति का मेला लगा है? नहीं नहीं, एकदम खेला हुआ है बिल्कुल। जैसे ममता जी ने जो राह दिखाई थी, ममता बनर्जी ने जो राह दिखाई थी, वही राह पे चलते हुए पराकाष्ठा पे इस वक्त बिहार की राजनीति आई, राजनीति हुई, और उसके अंदर जो दल बदल हुआ या फेर बदल जो हुआ है, परिवर्तन जो हुआ है, वो जाहिर है कि बिहार की बेहतरी के लिए हुआ है और बहुत ही बेहतर माहौल में हुआ है। ये जिस तरह से चल रहा था अमित जी, आपने भी देखा होगा। मैं, हालांकि वो मेरी पुरानी पार्टी है, रूलिंग पार्टी जो है, लेकिन मैं अपने बर्तनों को बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। जिस तरह से उन्होंने सरकार बनाने की कोशिश की और लेकर आए सामने नीतीश कुमार को, लेकिन कोई वादे नहीं पूरे हुए, सारे जुमलेबाजी हुई, खिलाफत हुई। उन्होंने कहा कि यहाँ पे 1,75,000 करोड़ देंगे, कि 1,50,000 करोड़ देंगे, कि आपको स्पेशल पैकेज देंगे। कुछ नहीं हुआ। और हाल फिलहाल में ही, 1 महीना भी नहीं हुआ अभी, हाल फिलहाल में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोस्त लोग जो हैं, नेतागण दिल्ली के हैं, उन्होंने आके पटना में भी कहा कि विपक्ष को हम ख़त्म कर देंगे, विपक्ष नहीं रहेगी, देश में सिर्फ बीजेपी रहेगी, बीजेपी रहेगी और बीजेपी ही रहेगी। ये इतना बड़ा चैलेंज या इतना बड़ा इशारा किया उन्होंने अपने लोगों को, तो जाहिर है कि लोगों को अपनी चिंता करनी पड़ी। और आज ये बिहार की इच्छा और अपेक्षा का प्रतीक है हमारा तेजस्वी यादव, उसके साथ मिलकर अपने लालू यादव के परिवार के साथ मिलकर और उनकी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी कह रही है कि मैच्योर नीतीश कुमार ने बीजेपी कह रही है कि उत्तम फैसला हुआ। बीजेपी का मानना है कि देश एलईडी युग की तरफ जा रहा है, बिहार लालटेन युग की तरफ जा रहा है, कि और नीतीश कुमार को तो 2024 दिख रहा है। बिल्कुल सही है आपका अमित श्री कहना, मैंने सुना है कि ऐसा कहा है लोगों ने। ठीक है, वो लोग भी अच्छे लोग हैं, मित्र लोग हैं हमारे, हमारी पुरानी फैमिली के हैं वो लोग। अभी बौखलाहट में कह रहे हैं, कुछ लोग जो बातें कर रहे हैं वो खिसियाई बिल्ली खंबा उखाड़े वाली बातें कर रहे हैं। कल तक क्यों नहीं कह रहे थे? अभी तो इतना देख रहे हैं आप, बिहार में जो प्रोग्रेस हुआ है, अभी जो प्रगति हुई है, जिस तरह से विकास हो रहा था और दिख रहा था, यहाँ पे दिख रहा है, वो अगर अभी नीतीश कुमार जी आए हैं तो अभी तमाम लोगों से मिलकर इसको प्रगति की क्लाइमेक्स तक, प्रगति की पराकाष्ठा तक लेकर जाएंगे। इसमें कोई दो शक नहीं है, दो राय नहीं है। जहां तक 2024 पे आप कह रहे हैं, 1 मिनट और कह दूं, बीजेपी के हमारे मित्रगण जो हैं वो और बहुत सारी बातें कह रहे हैं। लेकिन शत्रु जी एक सवाल बनता है, क्योंकि 8 बारी से मुख्यमंत्री हैं इनके बारे में। जी 8 बारी की बात किसने की थी इनके साथ? जी शत्रु जी मेरा सवाल यह कि 8 बारी से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, विकास तो उनको करने आकर विकास नहीं हुआ, काम नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी तो नीतीश कुमार जिम्मेदार है। माना यह जाता है कि गठबंधन कोई भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहते हैं। तो मैं एक सवाल करना चाहता हूं अमित जी आपसे ही। जी, अगर नीतीश जी इतने बुरे हैं, अचानक रातों रात इतना गड़बड़ कर रहे हैं, विकास नहीं हो रहा है, धोखा दिया है उन्होंने, बैक स्टैबिंग की है, क्या क्या बोला, गलत बोला, ये बोला वो बोला, बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी बोला था, बीजेपी ने उन्हें कहा था कि ये जनता के ऊपर अत्याचार और दमन की पार्टी है, ये क्या क्या ये सारी बातें हुई थी। और कई लोगों ने ये कहा कि उन्होंने ठग लिया, जब कैसा कोई सगा नहीं जिसे उन्होंने ठगा नहीं। तो ये सारी बातें पता थी हमारे मित्रों को भारतीय जनता पार्टी में, तो उनके साथ क्यों आए थे? ये तो वही बात हो गई, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। लेकिन अभी तक तो जब सब ठीक था तो सगे थे आपके, अभी जब नहीं आपके साथ हैं तो ठगा महसूस कर रहे हैं आप। वो कह रहे हैं कि लालटेन राज में, कहाँ लालटेन राज भाई? आप मानते हो बिहार में बिजली तो आई है ना चारों तरफ, ऐसा नहीं बिहार में विकास नहीं हुआ, पूरी कोशिश हो रही है और बहुत सारी जगह होना बाकी है। अच्छा, होगा जी लेकिन ये कहना अचानक नीतीश की शिकायत, देखो आदमी स्पष्टवादिता से फेयर बात करे, जो बुराइयां वो भी करे, लेकिन जो अच्छाइयां उसको इनकार ना करे। नहीं, ये आपकी ये देखिए, लेकिन राजनीति में ये सब तो होता नहीं है। हमने देखा है कि किस तरह से लोग रंग भी बदल लेते हैं और दल भी बदल लेते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है,
महत्वपूर्ण ये है शत्रुघ्न सिंह, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है इस समय, नीतीश कुमार से जब आज मीडिया ने सवाल पूछा, जब वो शपथ लेकर आए तो उन्होंने बोला क्या 2014 वाले 24 में आएंगे। उन्होंने एक तरह से अपने आप को 2024 के लिए पेश करने का प्रयास किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरी तरफ ममता दीदी भी हैं, एक तरफ नीतीश बाबू भी हैं। ओके, पहले तो ये कह दूं आपने कहा राजनीति में लोग रंग भी बदल देते हैं और दल भी बदल देते हैं। ऐसा कोई पार्टी बताएंगे आप जहां लोगों ने रंग नहीं बदला और जहां लोगों ने दल नहीं बदला हो? सबने बदला, अपनी हरकतें ने बदली हो। आज सबने, आज हमारे रूलिंग पार्टी के पास जो एरोगेंस है या धन शक्ति का दुरुपयोग है वो तो शायद किसी पार्टी के पास नहीं होगा। वो अहंकार रूलिंग पार्टी में जिस तरह पार्लियामेंट नहीं चल रही है, क्या सारा दोष विपक्ष का है? रूलिंग का कोई दोष नहीं उसमें। कमाल है। यहाँ जितने ईडी एजेंसीज के रेड हो रहे हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि गलत आदमी को छोड़ना चाहिए, कानून अपना काम करेगा, लेकिन क्या ये सही नहीं है कि सारा का सारा अटैक जो है वो रूलिंग पार्टी में नहीं है, ऑपोजिशन के लोगों पे हो रहा है, वो भी इलेक्शन के वक्त में हो रहा है। लेकिन पैसे निकल रहे हैं, 50-50 करोड़ निकले बंगाल से। एक मिनट नहीं, और तो यहां भी सुना है, बिहार में भी करोड़ों की बात हो रही थी। मैं भी अपने विश्वसनीय सूत्रों से कह सकता हूं कहीं उसमें लोगों का हाथ है, मंत्रियों का हाथ है, जो फुसला रहे थे, बहका रहे थे, करोड़ों करोड़ ऑफर कर रहे थे। तो ये बात तो अब रख दे, हर पार्टी में चल रहा है। पार्लियामेंट में भी पहले डांस देखा गया, पैसे का डांस आपने देखा, आप तो खुद उसके आपने आवाज उठाई थी बहुत सारी उसके लिए। तो ये जो है ना, मैं उस पर कंप्लीट कर दूं कि रूलिंग पार्टी के लोग जो आते हैं ऑपोजिशन में, उन पे जो है रेड शुरू हो जाता है, और ऑपोजिशन के लोग जो रूलिंग में जाते हैं वहां काम रुक जाता है, स्थगित हो जाता है। ऐसा क्यों? फेयर होना चाहिए ना। चाहे रूलिंग में व्हाट इज राइट फॉर पीटर शुड बी राइट फॉर पॉल। अगर आपने गलत किया तो आप भी गलत हैं, हमने गलत किया तो हम पे भी एक्शन होना चाहिए। पर वन साइडेड होता है तो लोगों में एक गुस्सा भी आता है और सहानुभूति भी बढ़ती है। बहरहाल आपने 2024 की बातें की, मैंने बोला कि नीतीश कुमार या ममता बनर्जी इसलिए हो या राहुल गांधी। देश की जनता जनार्दन फैसला करेगी, लेकिन नीतीश कुमार आज वेरी टॉल लीडर बनकर सामने उभरे हैं हमारे सामने। क्यों? इनके अलावा भी राहुल गांधी बहुत अच्छा कर रहे हैं और राहुल गांधी की लार्जेस्ट पार्टी है, ये नहीं भूलना चाहिए पार्लियामेंट में। ममता ने तो राह दिखाई है, उस पर आज लोग सबको ही चल रहे हैं। उसने खेला हॉबे करके जो खेला किया बंगाल में, उसके वजह से आज रोल मॉडल पूरे विश्व की बन चुकी हैं ममता जी और ममता दी, जिन्होंने किया कमाल किया। तो तीनों जो आपके सामने हैं जी, अब आपके सामने जो फैसला करेगी देश की जनता करेगी, और साथ पहले ही तो विपक्ष को फैसला करना है ना। पार्टियां सब मिलकर एकजुट और एकजुट होकर विपक्षी पार्टियां करेंगी और उनके लीडर्स करेंगे। पहले तो क्योंकि आप सुपरस्टार भी हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, हीरो विपक्ष का कौन होगा? ये तो विपक्ष तय करेगा ना। सामने वालों का तो हीरो तय है, सामने वालों का तो पीएम कैंडिडेट पीएम तय है, वहां तो नमो है, नरेंद्र मोदी है, जो नाम आप ही ने दे रखा है। और इस तरफ कौन होगा? राहुल जी होंगे, ममता जी होंगी या नीतीश बाबू होंगे? कौन होगा? उससे पहले या कोई चौथा होगा? उससे पहले ही आपने ठीक कहा, वो आपके साथ में सहमत हूं कि इसका फैसला तो देश की जनता करेगी, विपक्षी दल करेंगे, उनके नेतागण करेंगे। लेकिन उससे पहले जरूरत है, अगर विपक्षी एकता होनी है तो विपक्षी एकता के साथ पूरे देश में एक जागरूकता पैदा करने की। आपको ये नहीं भूलना चाहिए, जब भी कुछ लोग कह रहे थे कि ये लोग टिकेंगे क्या, हमारे मित्र ही हैं, वो भी अपने घर के ही हैं, जिन्होंने कहा कि ये लोग टिकेंगे क्या 2024 तक, बहुत वक्त है। तो 2024 तक ये भी तो सोचिए, रूलिंग पार्टी में और लोग टिकेंगे क्या? रूलिंग पार्टी में आप खुद देख लिए, सारे एलाई जा चुके हैं, मोस्ट ऑफ द मेजर एलाई, लेकिन उनके तो दम, और ये सबसे डिपेंडेबल एलाई था। ओके, उनके पास तो अपने दम पर ही मेजॉरिटी है, इसलिए वो तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, हम तो इस बार 400 सीटों की लड़ाई लड़ेंगे, 350 सीटों की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन बहरहाल इस समय महत्वपूर्ण ये है कि रविशंकर प्रसाद, जो आपके बड़े करीबी मित्र भी हैं, जिन्होंने आपके खिलाफ चुनाव भी लड़ा, रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मीडिया से बात करी और कहा कि नीतीश बाबू को जेडीयू सीएम नहीं बनाना चाहता था, उनके नेता सीएम नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सीएम बनाया उन्हें, लेकिन उन्होंने विश्वासघात किया है। अब ऐसा
जैसे ही आप अलग होते हैं तो विश्वासघात हो जाता है, ठगी हो जाती है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा और जिनका नाम आपने लिया उनका नाम तो मैं कतई नहीं लूंगा फिलहाल। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो खिसियाई बिल्ली खंबा उखाड़े वाली बात, जब हाथ से तोते निकल गए, तोते उड़ गए आपके, तो उसके बाद सारी ये बयानबाजी हो रही है, लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? कल भी उनकी बहुत सारी बातें थी जो पसंद नहीं आ रही थी अगर आपको, तो कल तक क्यों नहीं किया? एक बड़ी खबर आ रही है शत्रुघ्न जी, मैं आपको 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी स्टेटमेंट दी है। 5 अगस्त को हमने देखा कैसे काली जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास हुआ। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा हताशा का काल समाप्त हो गया है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर नहीं बन पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर यह बड़ा वार किया है। अभी कुछ देर पहले यह बड़ी स्टेटमेंट दी है कि कोई भी काला जादू कर ले लेकिन कुछ काम नहीं कर पाएगा। शत्रुघ्न सिन्हा, आपसे मैं एक रिएक्शन ले लेना चाहूंगा। आपने बोला कई सारे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, अभी आप बोल रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने लगता है आपकी बात को सुन लिया और उस पर रिएक्ट कर दिया। क्या कहना चाहते हैं? नहीं अमीश देवगन जी, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी की ये, माननीय प्रधानमंत्री जी की ये बौखलाहट भी हो सकती है, ये खींच में कहा हुआ मुद्दों से ध्यान भटकाने की कला हो सकती है उनकी, कि अचानक काले कपड़े पहन के काला जादू, ये शब्दों की लफाजी जो होती है, जो जाल बुना जाता है कई बार ध्यान भटकाने के लिए, और एक नया स्टेटमेंट दिया जाता है पुरानी नई बातों को थोड़ा दबाने के लिए, थोड़ा मिटाने के लिए। अब ये भी हो सकता है। बहरहाल वो मेरे मित्र भी हैं, देश के प्रधानमंत्री भी हैं, मैं उनकी कदर करता हूं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूं। मैं तो खिलाफ दरअसल किसी के नहीं बोलता हूं, मैं मुद्दों में बात करता हूं, स्पष्टवादिता का कायल हूं मैं। ये कह रहा हूं कि लेकिन इतना जरूर करके बात अपनी खत्म, इतना जरूर करके मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि आपने कहा था थोड़ी देर पहले मोदी है तो मुमकिन है कि आपने नारा रिपीट किया था। भगवान करे आपके मुंह में घी शक्कर के आपका नारा जो है, जो आपने दिया, चलता रहे, लेकिन ऐसा ना हो कि सारे एलआई छोड़ के जाते रहे 2024 में और उनके अपने भी कंपटीशन में अपनी पार्टी में कुछ और लोग अभी खड़े हो रहे हैं और हो जाए, तो फिर ऐसा ना हो कि मोदी है तो बिल्कुल नामुमकिन है। जी ऐसा ना हो, जी भगवान ना करे। एक आखिरी पॉइंट, आप क्योंकि फिल्मी अंदाज से अपने बोलते हैं, तो इस पूरे बिहार के घटनाक्रम के लिए आपको एक लाइन क्या ध्यान में आती है? मुझे एक लाइन आती है कि इनके कदम में, इनके मूव में, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के मूव में कह सकता हूं दमखम के साथ कि दमखम वही, चमखम वही, कदकाट वही है, तलवार पुरानी है मगर काट वही है, भूल न जाना बहुत जान है, बहुत जान है। बहुत बहुत शुक्रिया शत्रुघ्न सिन्हा, थैंक यू रमेश, बेबाक तरीके से बात करने के लिए, हर सवाल का स्पष्ट जवाब देने के लिए। शत्रुघ्न सिन्हा थे। बीजेपी पे उन्होंने एक बात कही कि ये ना हो बीजेपी के लिए कि 2024 में उनके अपने लोग उनको छोड़ के चले जाएं। मैं सीधा रुक कर लेता हूं, इस पर रिएक्शन लेता हूं। अजय आलोक, जिनको उन्होंने अपना मित्र कहा मेरे मित्र हैं, मैं तो उनको सुनता रहता हूं। सम्राट चौधरी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कल तक मंत्री थे लेकिन आज फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हो गए हैं मेरे साथ। मैं आपसे टिप्पणी चाहता हूं इसके ऊपर। सम्राट चौधरी, अभी शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे थे कि अब 2024 की तैयारी होगी, क्या आपको लगता है कि नीतीश ने बाजी पलट दी है? नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता है दिवाकर जी, एकदम स्पष्ट रहिए। बिहार लोकतंत्र की जननी रही है। कांग्रेस ने जो लंबे समय तक इस देश में राज किया और कई सरकारें उन्होंने बर्खास्त किया, वो सारा इतिहास बिहार जानता है। यहाँ जेपी की, लेकिन सम्राट बाबू, यहाँ सरकार बर्खास्त नहीं हुई, सरकार आपकी थी, लेकिन कल शाम तक आप कल सुबह तक आप मंत्री थे, कल शाम तक आप पूर्व मंत्री थे। सरकार आपकी निपटाई नहीं है किसी ने, सरकार आपकी निपट गई है। कांग्रेस ने सरकार बर्खास्त नहीं करवाई है आपकी। भाई साहब, बिहार के मुख्यमंत्री जी को आदत हो गई है, ये आदत हो गई कि कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर की बात होती है। नहीं तो कोई आदमी, अरे आप तो आदत के बाद भी उसके साथ थे ना, उनके साथ थे। जो जीता वही सिकंदर, आप तो आदत के बाद भी उनके साथ थे। लेकिन क्योंकि इसके ऊपर मुझे प्रतिक्रिया लेनी पड़ेगी जेडीयू की, माधव अनंत काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। माधव जी,
आपको इधर उधर की आदत है, लेकिन कल तक आप जो कह रहे थे अमीश देवगन, आपके पास जो खबर है वो मेरे पास नहीं है, अब तो आप तक भी पहुंच गई। नीतीश जी ने बोल दिया, हमारे सूत्रों पर अब तो भरोसा करेंगे कि दिल्ली की कोई बड़ी प्लानिंग है नीतीश कुमार की, जब उन्होंने 2024 की बात करी। अमीश देवगन जी एक बात तो मैं बहुत स्पष्टतापूर्वक कहना चाहता हूं कि जनता दल यूनाइटेड का एनडीए से अलग होना और विपक्ष के साथ हाथ मिलाना निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि विपक्ष अब एकजुट हो रहा है, और जनता दल यूनाइटेड के अलग होने से विपक्ष जरूर मजबूत हुआ है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी में जो नेतृत्व की क्षमता है, जो उनका अनुभव है, निश्चित रूप से उसका फायदा विपक्ष को मिलेगा। जहां तक प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी की बात है, ये तो तमाम सभी जितनी विपक्षी पार्टियां हैं सबको तय करना है। अगर सभी विपक्षी पार्टियां चाहती है कि उनके अनुभव का लाभ लिया जाए, तो मुझे लगता है इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अजय आलोक 30 सेकंड रिबटल ऑन दिस। अजय आलोक 30 सेकंड्स। देखिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। जिस उम्मीद से नीतीश जी ने गठबंधन तोड़ा है और 24 के लिए उनको किक लग रहा है, और कि 24 में प्रधानमंत्री का चेहरा बन जाए, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं अखिलेश जी की पार्टी इसकी घोषणा कर देगी पहले। अरे पूछा हमने अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने बोला, उन्होंने तो इनकार कर दिया। उन्होंने बोला राहुल जी हमारे नेता है। अभी तो मैंने शत्रुघ्न सिन्हा से आपसे सवाल पूछा, आपके मित्र हैं, जिन्होंने बोला, अजय लोग मेरे मित्र हैं, उन्होंने भी बोला कि वो जनता तय करेगी, लेकिन जनता से पहले तो इनको तय करना पड़ेगा। लेकिन मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार का ये जोरदार एडिशन। अखिलेश प्रताप सिंह हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माधव आनंद, जेडीयू के प्रवक्ता नेता डॉक्टर अजय आलोक, सम्राट चौधरी पूर्व कैबिनेट मंत्री, आप लोगों का एक बार फिर अभिनंदन है। मैं अखिलेश जी आपके पास आता हूं। अखिलेश जी, अभी आपने शत्रुघ्न सिन्हा जी को सुना, और शत्रुघ्न सिन्हा जी का भी यही मानना था कि देखिए अभी फिलहाल कौन प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होगा इस पर तो फैसला नहीं हुआ। वही तो सबसे बड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है कि जब नेता चुनने में दिक्कत होती है, जब अलायंसेस नहीं बन पाते। और बीजेपी कह रही है कि गिरिराज सिंह ने बोला कि इतना ज्यादा पीएम मटेरियल बोल दिया है नीतीश कुमार को कि उन्हें खुद मुगालबा हो गया है। अब देखिए, मैंने कहा ना कि आदरणीय राहुल जी के साथ साथ इस देश के जितने भी गैर भाजपाई क्षेत्रीय दलों के नेता हैं, वो आदरणीय मोदी जी से 100 गुना ज्यादा काबिल हैं। वो सब मोदी जी से 100 गुना ज्यादा पीएम मटेरियल हैं। अभी मोदी जी ने अपने भाषण में अपने स्तर का परिचय दिया है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। और मोदी जी ही हैं तभी इस देश का नाश मुमकिन भी है। और जब मोदी जी की इस बीजेपी का पतन होगा, उसके बाद ही इस देश का उदय भी होगा। ये भी जान, और ये जनता जान गई है, और पॉलिटिशियन भी जान गए, इवन बीजेपी के भी लोग भी जान गए हैं। तो आप कह रहे हैं कि यही डुबोने के लिए अकेले काफी हैं। ठीक है, क्योंकि लेकिन मोदी तो कह रहे हैं कि आपका काला जादू चलेगा नहीं, जो 5 अगस्त को आपने करने की कोशिश करी, काला जादू। वो तो उनका अपना लेवल है, उनका लेवल है, हम उस लेवल पे नहीं जा सकते। अगर इतने मोदी जी मुमकिन हैं तो चीन क्यों देश में घुसा आ रहा है? इकोनॉमी क्यों रसातल में चली जा रही है? क्यों रुपया गायब होता जा रहा है? क्यों महंगाई को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं? मोदी जी बड़े ताकतवर हैं। नहीं, मोदी जी बड़े ताकतवर हैं। एक फ्रंट बता दीजिए मोदी जी जिसमें कामयाबी कर पा रहे हैं, देश के लोगों को राहत दिला पा रहे हो। अरे मोदी आपने बोला एक फ्रंट बता दीजिए, एक सेकंड, आपने बोला एक फ्रंट बता दीजिए आपकी जिसमें मोदी जी की काबिलियत दिख रही हो। देखिए, हमारी काबिलियत तो हमारी टीआरपी में दिखती है। अगर मैं नंबर 1 हूं, मेरी व्यूअरशिप अच्छी आ रही है तो जनता पसंद कर रही है। नेताओं की काबिलियत उनके वोट में दिखती है। अभी हाल ही में जो लास्ट इलेक्शन हुआ वो उत्तर प्रदेश का हुआ, उत्तर प्रदेश का हुआ, 5 राज्यों में चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश का नहीं, गोवा में भी हुआ, 5 राज्यों में चुनाव हुआ। आप पंजाब में भी चुनाव हुआ। आपकी कहां का सरकार बनी, कहां का सरकार बनी अखिलेश भाई? बता रहा हूं। पंजाब में कितनी सीटें आई आपकी? मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? सीटें आई जहां से आप खुद आते हैं? सुन लीजिए, बीच बीच में बोलते रहते आप। सुनिए, गौर से सुना करिए। मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, कर्नाटक में क्या हुआ था, उत्तराखंड में क्या हुआ था, गोवा में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में क्या हुआ, अरुणाचल में क्या हुआ, मेघालय में क्या हुआ, जीत के आए थे। महाराष्ट्र में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ? बीच में मत बोला करिए भाई। आपने बोला महाराष्ट्र में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, मैं बताइए। भाषण जारी रखिए अपना। हाँ, क्या हुआ? लूट के सरकार बनाए दोबारा आप। कांग्रेस जीती थी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती थी,
महाराष्ट्र में आप गायब थे। 2018 की आप यहाँ बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में मैं क्या आपसे था? 2022 की बात कर सुन रहा तो लीजिए, हूं। 2022 में 5 राज्यों में चुनाव आया, आपका नतीजा क्या आया? यही तानाशाही आपको और मोदी जी को ले बीतेगी। ये क्या तानाशाही है सर? मैं तो आपकी बात रख रहा हूं। 20 मिनट विपक्ष का नेता ही अपनी बात रख के गया है। हीरो हैं, अच्छे दिन स्टूडियो में ही हैं। सुनिए, स्टूडियो में अच्छे दिन है, स्टूडियो जो में खूब इंडिया बहुत शाइनिंग है। पब्लिक में मत जाइएगा ना, आप जाइएगा ना बीजेपी वालों से बोलिएगा, क्योंकि वो 2 करोड़ क्या हो जाएगा? मैं तो पब्लिक के बीच में ही रहता हूं। अभी महाकाल के दर्शन करने के लिए गया था, पब्लिक के बीच में ही था। अभी मैं महाकाल के दर्शन करने के लिए गया था तो पब्लिक के बीच में था। पब्लिक से बेशुमार प्यार मिला। पब्लिक ने बोला अमीश देवगन तुम्हारा शो हम देखते हैं। पब्लिक हमारा कार्यक्रम देखती है, तभी हमारी व्यूअरशिप टॉप पर है सर। अखिलेश जी, आपने बोला पब्लिक के बीच में मत जाइएगा। पब्लिक के बीच में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हम तो पब्लिक के बीच ही रहते हैं जी, हम पब्लिक ही है, हम पब्लिक ही है। स्टूडियो में सब अच्छा है, इसलिए सुन लीजिए, चलिए मत देखिए, सब अच्छा है। जिस ठीक है, ओके, अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, कि रुपया अपने सुन तो लीजिए, जिस देश की सरकार का वित्त मंत्री कहे रुपया अपने गंतव्य को जा रहा है, महंगाई है ही नहीं है, बेरोजगारी है ही नहीं है, रिजर्व बैंक कहता है बड़ी महंगाई है, आउट ऑफ कंट्रोल है, अभी और आउट ऑफ कंट्रोल होगा, रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है। ठीक है, ओके, जवाब। ठीक है, ओके, अखिलेश जी, अब सांत्वना रखिए। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। उस सवाल का जवाब यह था 2022 में 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ, कांग्रेस को कहीं भी सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। जहां एक जगह सरकार थी वहां पर भी चली गई, जो पंजाब था। ओके, अब आपका मैं रुख करता हूं डॉक्टर अजय आलोक। बीजेपी सत्यानाश कर रही है देश का, मोदी जी से 1000 गुना काबिल 100 और लोग हैं अखिलेश जी के पास। बीजेपी में भी हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं बिहार की, कि आरजेडी और कांग्रेस, अरे 1 मिनट में खत्म कर लूं, आरजेडी और जेडीयू मिलकर आराम से सरकार बना सकती थी, कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं थी। और तेजस्वी इंटरेस्टेड भी नहीं थे कांग्रेस को लेने के, लेकिन नीतीश जी ने फिर बैलेंसिंग एक्ट करते हुए कि नहीं, कांग्रेस को लेना जरूरी है। आज कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या हो गई कि हर राज्य में कोई भी क्षेत्रीय दल उसके साथ नहीं जाना चाहता है, उनके नेतृत्व में विश्वास नहीं रखना चाहता है। कांग्रेस इसी बात को पहचान नहीं पा रही। अखिलेश जी कह रहे हैं 100 लोग 1000 गुना ज्यादा काबिल हैं उनके पास, तैयार है 100 लोग। अरे यार, ये तो बाकी विपक्षी नेताओं के बारे में, ये नहीं, अरे तो इनके पास बाकी विपक्षी नेताओं के बारे में बोल रहे हैं, जैसे नीतीश जी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव। ये अपने नेता के बारे में बोल ही नहीं रहे ना। ये कहां इन्होंने कहा कि राहुल गांधी काबिल हैं, मोदी जी से 100 गुना ज्यादा काबिल हैं? कहां बोलते हैं? बोलते ही नहीं है कभी। राहुल गांधी के अलावा सबकी तारीफ करते हैं। साथ मैंने गिनाया, अरे सुना ही नहीं तो उनकी काबिलियत तो देश देख रहा है भाई 2004 से। उनकी काबिलियत इतनी है कि 18 राज्य में कांग्रेस घटते घटते 2 राज्य पे आ गई। सही बात है ना? हाँ, 2009 में 208 सीट से घट के 52 पे आ गई। काबिलियत है राहुल गांधी में, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। अब दिक्कत यह है कि फलक्रम आपके कांग्रेस नहीं बन सकती है। आज थर्ड फ्रंट स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है कि कांग्रेस माइनस, अगर थर्ड फ्रंट मिला के 150 से ऊपर सीट ले आती है अपने अपने राज्यों में, तो कांग्रेस मजबूर होगी समर्थन देने को कि प्रधानमंत्री बनाओ, बीजेपी हटाओ। यही आपकी स्ट्रैटेजी है, ये सब कोई जानता है। तो ऐसा है कि बीजेपी भी घास नहीं छील रही है ना, थोड़ा ग्राउंड पे मेहनत करने की जरूरत है। ओके, अखिलेश जी, मैं बोलूं? जी, देखिए, बीजेपी का जो वर्तमान बीजेपी अटल जी के बाद की, उसका स्वभाव क्या है कि बस हमको सिर्फ रबर स्टैंप चाहिए, चाहे पार्टी के अंदर चाहे पार्टी के सहयोगियों के साथ। एक एक करके बीजेपी के सारे मजबूत अलायंस को बीजेपी समाप्त करने का प्रयास करते रही। वो लोग बीजेपी से अलग हो गए और मजबूती के साथ आज खड़े भी हैं। और यही कारण है कि बीजेपी की विश्वसनीयता इस देश में खत्म है। वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, जो उससे असहमत है उसे खत्म करना चाहती है, जो उससे मतभिन्न है उसे खत्म करना चाहती है, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे संस्थान हो, चाहे जो कुछ हो। और ये इस देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये लोकतांत्रिक देश है, इस देश में संविधान और लोकतंत्र दोनों जब तक मजबूती से नहीं रहेगा, देश आगे नहीं बढ़ सकता। बीजेपी समाप्त करना चाहते हैं अपने विरोधियों को। ओके, डॉक्टर अजय आलोक, जवाब। मोदी जी के हुकूमत में जी, सम्राट चौधरी भी। अरे मुझे ये बताइए
अखिलेश राहुल जी की जो विश्वसनीयता अरे है, एक मिनट अखिलेश जी राहुल सुनिए ना की जो विश्वसनीयता है, चाचा सुनिए तो राहुल जी सही का जो अपना लगातार और- सुनिए तो राहुल कैसे जी का होगा? जो अजय लोग विजन सुन है, लीजिए थोड़ी देर, मोदी 30 जी के सेकंड। पास सिर्फ एक टेलीविजन है, राहुल जी के पास जो अरे विजन चाचा है, बोलने नहीं अपना देंगे। जो विश्वसनीयता है, मोदी जी के पास सिर्फ एक टेलीविजन है, न विजन बस है, हो न गया। औरा है, न विश्वसनीयता है। अच्छा, बस ठीक है। इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ना विजन है, ना अच्छा, ठीक। ऑरा है, ना विश्वसनीयता है नरेंद्र मोदी की, जिनके 303 सीटें आई हैं और 52 सीट ने जीतने के बाद कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी जी का ऑरा भी है। ठीक है, ये आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है। ओके डॉक्टर अजय आलोक, ऑरा नहीं है नरेंद्र मोदी का। पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आए थे? पुलवामा जांच का अरे क्या हुआ? औरा पुलवामा इनके में कहने से RDX औरा कहां नहीं ना होता है। अरे अखिलेश चाचा रुकिए, बोलने दीजिए, अखिलेश जी जांच होगी तो बहुत से पोल खुलेंगे, बोलने दो दीजिए। इसकी जांच हो जाएगी निष्पक्ष। अरे में, बोले ही नहीं देंगे। पता लगेगा। आपको बड़ा शक रहता है, आपको हाँ, लगता है हाँ, बोल लूं। आतंकियों को क्लीन चिट दे दो, सरकार को फंसा दो। अरे आईएसआई को कौन बुलाया था? ऐसा है कि अरे आप 140 बताओ ना किसने? 100 आप क्लीन 142 चिट- एमपी से जवाब, जवाब, जवाब। अखिलेश जी, 142 जवाब, एमपी से जवाब, अकेले जवाब, अपने अखिलेश भाई, दम पे जवाब। 142 एमपी से अपने दम पे 2014 में 283 एमपी लाना, 2019 में 283 एमपी से 303 कर लेना, और औरा नहीं है मोदी जी का। वाह! 17 राज्यों में अपनी सरकार बनाना, मोदी जी का औरा नहीं है। और राहुल गांधी जी महान शख्सियत, 208 कांग्रेस 2009 में, घट के 52 आ गया, बहुत ज्यादा औरा है। 2014 में कांग्रेस 14 राज्यों में सरकार में थी, घटते घटते 2022 में 2 राज्यों पे आ गई। राहुल गांधी का बहुत बड़ा औरा है। यही चापलूसी के, गांधी परिवार की चापलूसी करते करते कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने। जो सही कांग्रेसी जो होगा ना, वो सही में कांग्रेस के बारे में सोचेगा। आप लोग सिर्फ गांधी और गांधी और गांधी, जिंदगी गांधी से शुरू, गांधी पे खत्म, दूसरा कोई नेता मिलता ही नहीं है। हाँ सुनिए आलोक जी, इतना बड़ा जनादेश मिला है, देश को क्या मिला? सरकारें तो अपना बना ली, देश को तो बर्बाद कर दिया। जो विजन राहुल गांधी ने दिखाया, चाहे जीएसटी हो, चाहे बीच में ना बोलिए, मैं आपको बीच में नहीं बोला था, बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए, आप लोग भी चापलूसी करके बीच में ना बोलिए, प्लीज, मैं बीच में नहीं बोला। ठीक है, एक राहुल गांधी का विजन बता रहे हैं अखिलेश जी, राहुल गांधी जी का विजन बताइए। अरे सुन तो लीजिए, बताइए भाई, तो आप ही क्यों परेशान हो, सुन तो लीजिए। हाँ वही बता रहा हूँ, सुनिए तो। आप लोग अगर इतने जनादेश के बाद भी मोदी जी पे सवाल करते तो मोदी जी हो सकता कुछ बेहतर काम कर देते। जब राहुल जी ने जीएसटी पे आवाज लगाई, वही हकीकत हुआ। नोटबंदी पे बोला, वो क्या होगा, गलत किया, जो फ्यूचर बताया वो हुआ। कोरोना पे बोला, वो हुआ। चाइना पे बोला, वो हुआ। यह है विजन। टेलीविजन पे मत यहाँ बोल के सिर्फ चापलूसी करिए। अगर इतना बड़ा जनादेश है, इतनी बड़ी ताकत है, उन्होंने तो बोला था कि तो कुछ राहुल जी ने तो बोला था कि वैक्सीन में कई वर्ष लग जाएंगे, लेकिन वैक्सीनेशन में कई वर्ष लग जाएंगे, लेकिन वैक्सीनेशन तो हो गया। अरे आप भी, अमीश देवगन, आप भी आके ये चैनल पे डिबेट करा रहे थे कि गुमराह कर रहे हैं राहुल गांधी, कोरोना आ रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ, बता रहे थे कि राहुल फैला गांधी क्या कर रहे थे? आप ही चैनल पे। ओके सम्राट चौधरी, ओके सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी, कोरोना आ रहा, तैयारी कर लो। तो राहुल गांधी को नेता बना दीजिए ना। 2000 आप विपक्ष से घोषणा करवा दीजिए कि 2024 का नेता राहुल गांधी होगा। मैं मना कर रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ मना करने वाला? 2024 में घोषणा कराइए राहुल गांधी नेता होगा विपक्ष का, कराइए घोषणा, कौन मना कर रहा है? हिंदुस्तान का पासपोर्ट लेकर जब दुनिया में जाता है, आप वो गर्व से लोग कहते हैं एक सेकंड, सम्राट चौधरी बोल रहे 30 सेकंड। बीजेपी को मौका मिला, 170 सालों तक नहीं आने वाली बीजेपी के पास विजन नहीं है, तो वो 2014 में कैसे 282 सीट जीत सकता है? विजन, और जो इस देश में सारे चीजों को फंसाने का काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने किया। कश्मीर आज तक झेल रहा है तो सिर्फ कांग्रेस का देन है। श्रीमती गांधी 1971 में युद्ध जीती, लेकिन आप समझिए कश्मीर तब भी आजाद नहीं हुआ। हम लाहौर छोड़ दिए, हम बांग्लादेश छोड़ दिए, लेकिन कश्मीर आजाद नहीं कराए। आप सोचिए, हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी आज भी कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं। पूरा कश्मीर हमारा है। उनसे कहो तिरंगा लगा लें, वो जो आरएसएस वाले हैं, पहले उनसे कहो कि तिरंगा, मोदी जी की बात मान लें, अपने डीपी पे तिरंगा लगा लें, तिरंगा को सलूट तो कर लें। अरे उनको क्या कहा जाए? ठीक है, सम्राट चौधरी, अखिलेश जी को सुन लीजिए, सम्राट चौधरी, 30 सेकंड, अखिलेश जी को सुन लीजिए, सम्राट चौधरी। अरे सम्राट जी,
हम जी जी ठीक है सम्राट चौधरी, आपको ऑडियो में दिक्कत आ रही है। माधव आनंद का मैं रुख कर रहा हूं। माधव आनंद, क्या आपको लगता है, जैसा अखिलेश जी कह रहे हैं राहुल जी में बहुत विजन है, आप परसों तक क्या कह रहे थे, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा कि राहुल गांधी जी में किस चीज का विजन है, लेकिन मैं आपसे स्पष्ट सवाल पूछूंगा, क्या राहुल गांधी जी के इस विजन को आप 2024 में भी देखते हैं? विल नीतीश कुमार फाइट अंडर राहुल गांधी 2024 इलेक्शन? देखिए 2024 में निश्चित रूप से जितने भी विपक्ष हैं सबको एकजुट होने की आवश्यकता है और पहला कदम हम लोगों ने उठाया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि विपक्ष एकजुट होगा और विपक्ष के तरफ से भी एक साझा उम्मीदवार होगा जो निश्चित रूप से एनडीए को टक्कर देने का काम करेगा। अब कौन होगा नहीं होगा, मुझे लगता है इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट है, अभी इस पे बात करना मुझे लगता है कतई उचित नहीं है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं। नीतीश बाबू स्टार्टेड इट। आपने बोला टू अर्ली टू प्रेडिक्ट, पर नीतीश बाबू ने बोला कि 2014 वाले के 2024 में आएंगे। नो इफ इट इज टू अर्ली तो भाई नीतीश बाबू अगर शपथ लेने के बाद उन्होंने 2024 की बात क्यों करी? उन्होंने ही बात करी ना 2024 की। He would have said, उन्होंने उनको बोलना चाहिए था कि हम तो बिहार के कल्याण में अभी और आगे बढ़ जाएंगे, काम करेंगे उधर का, लेकिन ही सेड अबाउट 2024। अमेश जी मैंने क्या कहा 2024 में विपक्ष के तरफ से पीएम का उम्मीदवार कौन होगा, तो राहुल जी के विजन से आप सहमत हैं? मैंने ये बात कही है, राहुल जी के विजन से आप सहमत हैं? देखिए विपक्ष को, एक मिनट अमित देवगन जी, देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, आज हम लोगों ने गठबंधन तोड़ा। अरे विपक्ष की तो एक ही समस्या है ना, नरेंद्र मोदी। विपक्ष की तो एक ही समस्या है, नरेंद्र मोदी कैसे हट जाए? समस्या विपक्ष की समस्या ये है कि लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए, कैसे जैसे लोगों को रोजगार मिले, कैसे गरीबी दूर हो। मतलब आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मिलकर रोजगार लोगों को नहीं दे सकते थे बिहार के अंदर, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव मिलकर रोजगार दे देंगे? ओके, हम लोग राष्ट्रीय लेवल की बात कर रहे हैं अमित जी, राष्ट्रीय लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग। मैं तो बिहार की भी बात कर रहा हूं। आपने भी देखा है जी, आपने अपने चैनल पे ही कई बार प्रशंसा की है कि बिहार में कितने विकास हुए आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। यहाँ राष्ट्रीय लेवल की आप बात कर रहे हैं, चर्चा राष्ट्रीय लेवल की हो रही है, इसलिए मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं अब आपका रिएक्शन लेता हूं। डॉक्टर अजय आलो 40 सेकंड। देखिए मैं बस ये बताना चाहता हूं, माधव जी से कोई पता ही होगा, हम लोगों ने जेडीयू ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए को समर्थन दिया था। अगर क्रेडिबिलिटी है, आज नीतीश जी ने अपने जवाब देते हुए पत्रकारों से कहा कि यह समस्या 2 महीने से चल रही थी। अगर 2 महीना से समस्या चल रही थी बीजेपी के साथ, तो क्यों एनडीए के उम्मीदवार को उन्होंने समर्थन दिया, विपक्ष के उम्मीदवार के साथ क्यों नहीं गए? ये होती है कॉन्ट्रडिक्शंस, अपनी बातों में कॉन्ट्रडिक्शंस। ये कॉन्ट्रडिक्शन विपक्ष में है, ये कॉन्ट्रडिक्शन जब तक खत्म नहीं होगा कभी एक साझा चेहरा नहीं आ पाएगा। माधवानंद रिप्लाई। अजय आलोक जी, आपने पूरा सुना होगा, उन्होंने कहा कि 2 महीने से मैं कुछ नहीं बोल रहा था, उन्होंने ये बात कही। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये समस्या 2 महीने से चल रहा था, ये उन्होंने कहा कि 2 महीने से मैं चुप था, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। आप लोगों ने देखा होगा जो उनका अपना स्टाइल है बोलने का, उन्होंने ये नहीं कहा था। अजय जी मैंने सुना है और जो सुना है वही समझा भी हूं, और मुझे लगता है जो मैं समझा हूं जो वो बोले हैं मुझे यही लगता है। और जहां तक आपने बात कहा कि गठबंधन अचानक से नहीं टूटा है, अजय जी आप भी पार्ट रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के, आपको बहुत सारी चीजें पता है, बहुत सारे फैक्टर हैं और उस फैक्टर के कारण ये गठबंधन टूटा है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल आप सही है, बहुत बीजेपी को बीजेपी को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि गठबंधन अचानक नहीं टूटा है। एनडीए के सारे घटक दल जैसे अजय लोग 10 सेकंड रविशंकर प्रसाद। तो मैं कह रहा हूं माधव जी अमीश मैं बस ये बात कह रहा हूं, ये ठीक कह रहे हैं कि गठबंधन अचानक नहीं टूटा, ये बहुत दिन से चल रहा है पाइपलाइन में, मुझे भी पता था। तो जब मुझे पता है कि मेरे रिश्ते इनसे ठीक नहीं होने वाले हैं, तो मैं क्यों समर्थन करूंगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में? ये बात तो मैं कह रहा हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। रविशंकर प्रसाद जॉइन्स मी ऑन दिस इंपॉर्टेंट डे, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, वेटरन लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने पटना में सब कुछ इस समय संभाल रखा है। मैं सीधा रुख कर सकता हूं रविशंकर प्रसाद जी का। रविशंकर प्रसाद जी आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि बीजेपी की एक सरकार चली गई है और नीतीश बाबू ने शपथ लेने के बाद एक ही बात बोली, 2014 वाले क्या 24 में आ पाएंगे?
कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, पहली बात यह है कि 24 में भी आएंगे और 29 में भी आएंगे। नीतीश बाबू 24 में कहां रहेंगे ये उनको चिंता करनी चाहिए। लेकिन अमीश देवगन जी, अगर आप मुझे बस 1 मिनट दें तो जी थोड़ा मैं संदर्भ आपके सामने रख दूं, आपकी अनुमति है क्या? बिल्कुल बिल्कुल रवि जी। आपको याद होगा, आप अनुभवी संपादक हैं टीवी के। नीतीश जी नरेंद्र मोदी के साथ दिखना भी नहीं चाहते थे, 13 में छोड़ दिया, 14 में लड़े, 40 लोकसभा में सिर्फ 2 सीट आई, 15 विधानसभा लालू जी के साथ चले गए। 17 में आपने क्यों छोड़ा? क्योंकि भयंकर करप्शन के जो आरोप थे, रेलवे भर्ती स्कैम में, जमीन के बदले नौकरी देने में, रांची के रेलवे के होटल के सेल में, उसके लेकर सीबीआई ने इंक्वायरी करना शुरू किया। वो विषय बाबू ललन सिंह ने उठाया था, सुशील मोदी ने उठाया था। तो नीतीश जी ने अपने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से कहा, आप इसका जवाब दीजिए, मैं असहज हूं। जवाब नहीं मिला, आप छोड़कर चले आए। हमने कहा ठीक है, आप बिहार के लिए आए हैं, आपका स्वागत है, पुराने साथी हैं। 19 में आप नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, वही नरेंद्र मोदी जी ठीक हैं। हमने अपने सिटिंग एमपीज का टिकट काटा उनको और देने के लिए। 16 सीट वो जीते, 17 सीट हम जीते 40 में। किसके नाम पर? नरेंद्र मोदी के नाम पर। 20 का विधानसभा का चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने प्रचार किया। अमित जी, मुझे याद है आप भी बिहार के चुनाव में आए थे 20 में, मुझे पूरा ध्यान आता है। और फर्स्ट फेज में भाजपा साफ हो गई थी, और बाद में जब मोदी जी ने अपना तूफानी दौरा शुरू किया, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज, जंगल राज के 2 युवराज, उस समय तेजस्वी जी और राहुल जी साथ थे, फिर हम लोग की जीत हुई। आपको 43 सीट मिली, कम आई, फिर भी मोदी जी ने दिल्ली में घोषणा किया मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। तो आप कहते कि हम नहीं बनेंगे? तो नरेंद्र मोदी के नाम पर आप जीतेंगे लोकसभा, जी रवि जी, नरेंद्र मोदी के नाम पर जीतेंगे विधानसभा, और अब कहेंगे साहब ये आज की भाजपा ठीक नहीं है। लेकिन कौन सी मर्यादा है? लेकिन ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह ललन सिंह, उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह जो थे वो जेडीयू में बीजेपी के एजेंट थे और बनना नहीं चाहते थे नीतीश बाबू सीएम, बीजेपी ने जबरदस्ती सीएम बना दिया। ललन सिंह ने आज ये मीडिया में बात बोली है। अब ये बात तो आज कही जा रही है ना, क्या बीजेपी ने जबरदस्ती नीतीश को सीएम बनाया घोषणा कर सकते थे? नहीं, मैं उसी बात का मैं जवाब दे रहा हूं जी। 17 में जब उनको लालू और तेजस्वी जी के भ्रष्टाचार से परेशानी हुई तो वो कह सकते थे ना कि मैं भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, मैं इलेक्शन में जाऊंगा। चले जाते, जो होता होता। मैं 19 में मोदी जी की अगुवाई में बिहार में एनडीए के साथ लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, कह देते आप 20 के विधानसभा के चुनाव में मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, कह देते आप, तो जीत गए मोदी जी के नाम पर। और आज अमित जी, मैं आपसे बात एक बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, जो इनके एमपीज हैं 16, उसमें से कोई अपने हृदय पर हाथ रख के कहेगा कि वो नीतीश कुमार के नाम पर जीते हैं लोकसभा कि नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते हैं? स्वयं श्रीमान ललन सिंह जी मुंगेर से लोकसभा जीते हैं तो नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते हैं कि नीतीश कुमार के नाम पर जीते हैं? अब वही ललन सिंह तो कह रहे हैं कि जबरदस्ती सीएम बनाया, नीतीश बाबू कह रहे हैं कि मेरी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही थी भारतीय जनता पार्टी। खबर तो ये भी है कि आरसीपी सिंह के जरिए बीजेपी नुकसान पहुंचा रही थी। मैं उसका जवाब दूंगा, मैं उसका जवाब देता हूं, अभी देता हूं। नीतीश कुमार जी के पास 4 साल थे, 17 से 22 तक, 5 साल। आप नहीं बनते तो कभी आपने ना नहीं किया, आज आप कह रहे हैं। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री किसने बनाया? भाजपा ने 2005 में, याद करिए, उनकी पार्टी के लोग असहज थे उनको नेता बनाने में। अडवाणी जी ने घोषणा करी, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज जी घोषणा की। हम लोग बिहार में बैठे हुए थे कि एक हमें चेहरा चाहिए, आपको याद करिए। तब तो आप बड़े से मन 10 साल अच्छा काम किया। अटल जी ने आपको बनाया रेल मंत्री, बनाया कृषि मंत्री, तो भाजपा अच्छी थी। आप लालू के खिलाफ क्यों आए? चारा घोटाले की लड़ाई में लड़ने के लिए आए। मालूम है ना, उसका वकील पटना में मैं था, जो जनहित याचिका सीबीआई इंक्वायरी की हुई थी, लालू जी लोग जेल गए। सुशील मोदी पेटिशनर थे, ललन सिंह पेटिशनर थे।
तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आप निकले, अच्छा काम किया। आज उसी बिहार को आप अंधकार, भय, खौफ, रंगदारी, वसूली के दलदल में फिर ठेल रहे हैं। लेकिन एक कौन सी नैतिकता है, कौन सी मर्यादा? जी रवि जी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बार बार नीतीश कुमार यही कह रहे हैं कि मुझे घुटन महसूस हो रही थी और 2 महीने से ये घुटन महसूस हो रही थी। ऐसा क्या कर दिया था बीजेपी ने? आपके अलायंस पार्टनर कहते हैं कि बीजेपी में घमंड आ गया है। क्या ये घमंड तो नहीं है कि बार बार कहना मोदी जी की वजह से जीते? क्या ये तो कारण नहीं है जिसकी वजह से नीतीश बाबू दूर हो गए? हमने अच्छा ये हमको बताइए, हमारी आपकी बातचीत होती है ना जी, कभी हमने कहा क्या? अभी प्रधानमंत्री जी पटना आए थे, विधानसभा का 100 साल पूरा हुआ था। असहज क्यों हो गए नीतीश? अभी पटना में कार्यक्रम हुआ था तो माननीय अमित शाह जी थे, नड्डा जी थे, वहीं घोषणा की गई कि 24 में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में इलेक्शन होगा, 25 में नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार विधानसभा का इलेक्शन होगा। तो ये भी कह दिया गया। तो क्या बात थी? तो क्या खिचड़ी पहले से पक रही थी? अब जरा मैं आरसीपी की बात भी आपको कहना चाहता हूं। देवगन जी, आपके इतना पत्रकारिता का राजनीतिक अनुभव है, क्या नीतीश कुमार की सहमति और अनुमति के बिना कभी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी उनके किसी व्यक्ति को मंत्री बनाएंगे? आपको लगता है सच्चाई है क्या? स्वयं आरसीपी ने स्पष्ट किया है कि उनकी सहमति और नहीं। 1 मिनट। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए नहीं भी बने तो आरसीपी कब मंत्री बने? 7 जुलाई 2021 को नीतीश कुमार जी कह सकते थे ना कि आप बाहर आओ, इस्तीफा दे दो, बिना हमसे पूछे बन गए हो। तो आपने अपनी वर्किंग कमेटी में उनके बनने की तारीफ की, प्रस्ताव पारित किया, ये उनका इंटरनल मामला है। तो अगर जदयू के अंदर कुछ उठापटक है, उसकी जवाबदारी हमारी तो नहीं है ना। क्या एक सवाल, क्या आरसीपी बीजेपी में, आरसीपी सिंह क्या बीजेपी में आ रहे हैं जैसी अटकलें लगाई जा रही हैं? ऐसी कोई चर्चा हुई है क्या? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं फिर कह रहा हूं देवगन जी, नहीं बिल्कुल, मैं फिर आपसे अमित जी देवगन जी सवाल उत्तर दे रहा हूं। हमारे नीतीश जी के संबंध आज के हैं क्या? 20 साल के ऊपर हो गए ना, लंबे समय काम किया है ना। लेकिन 96 में आए, 98 में आए, 99 में, तो क्या बात है? लेकिन देखिए, अभी कुछ देर पहले डीएनए जानते हैं, उनका डीएनए जानते हैं। कुछ देर पहले मेरे साथ शत्रुघ्न सिन्हा थे और उनको लग रहा है कि तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं के यूथ आइकॉन है और उनको तो ये भी लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर नीतीश बाबू और ममता बनर्जी दोनों आगे बढ़ेंगे और देश पे भी राज करेंगे 24 में। देखिए, आपने जिनका नाम लिया, मैं उन पर कभी टिप्पणी नहीं करता हूं। मैंने उनको पटना साहिब लोकसभा में 2,89,000 वोट से हराया था। अपने पूरे चुनाव प्रचार में मैंने उनका एक नाम नहीं लिया था। मैं कभी उन पर टिप्पणी नहीं करता हूं और आज भी नहीं करूंगा। अच्छा, समझ गए जी? जहां तक साथ आने की बात है जी, जहां तक आपने ममता जी और नीतीश जी का साथ लिया, तो अगर ये बात भारत के प्रधानमंत्री की हो रही है तो उस पद के लिए अमीश बाबू कोई वैकेंसी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी 24 में भी जीतेंगे, 29 में भी जीतेंगे जी। अब जहां तक वेटिंग लाइन का सवाल है तो वहां ममता जी हैं, वहां राहुल जी हैं, वहां पर हैदराबाद के केसीआर जी भी हैं, चेन्नई से स्टालिन जी भी उसका ख्वाब देखते हैं, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी भी उसका ख्वाब देखते हैं। तो लोग ख्वाब देखने वालों की लाइन भी बहुत लंबी है। नीतीश जी उस लाइन में कहाँ खड़े हो पाएंगे, ये मैं उनके विवेक पर छोड़ता हूं और आपकी विश्लेषणात्मक टिप्पणी पर छोड़ता हूं। जी, मैं इतना ही कहूंगा बहुत विनम्रता से, जी। हर व्यक्ति ख्वाब देखे, लाइन में खड़ा हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास दिन पर अपनी बात को रखने के लिए। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन आज का निष्कर्ष यही है कि राजनीति क्या ना कराए। आज नीतीश बाबू विपक्ष के खेमे में है, कल तक एनडीए के खेमे में थे। नमस्कार।